हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं सिविक्स की वन शॉट रिवीजन सारे चैप्टर्स की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग को जानने से पहले हमें दो कंट्री की स्टोरी पता करनी है, जो कि है बेल्जियम और श्रीलंका। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम छोटी सी कंट्री यूरोप के अंदर, जिसकी बाउंड्री फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी से घिरी हुई है। इसका जो एरिया है वो हरियाणा के बराबर है और जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। अब इसके कुछ रीजंस हैं। मेन इसके दो रीजंस हैं, एक है फ्लेमिश रीजन, एक है वॉर्नियर रीजन्स। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग डच स्पीकर हैं, मतलब डच लैंग्वेज को बोलते हैं। और वॉर्नियर रीजन में 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकर हैं। ब्रुसेल जो इसकी कैपिटल है, वहाँ पे ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं और कम लोग डच बोलते हैं। उसके बाद आती है इसकी जर्मन स्पीकिंग रीजन आता है। जर्मन स्पीकिंग रीजन में 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, दैन आगे करते थे। उसके बाद क्या, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी टेंशन डच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। होता क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, फ्रेंच स्पीकर जो हैं वो अमीर हैं और पावरफुल हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको दबा के रखते हैं। उनको कहते हैं कि भाई तुम हमारे नीचे रहो। ठीक है, ऐसे है। दिस वॉज रिसेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मच लेटर। तो इस वजह से क्या होता है, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनका जो विकास होता है और जो उन्हें शिक्षा मिलती है वो देरी से मिलती है। उनके जो लाभ है शिक्षा और विकास के, वो उन्हें देरी से मिलते हैं। जिस वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है 1950 और 1960 के बीच में। ठीक है, तो ये कंडीशन थी वो ब्रुसेल में और ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि ब्रुसेल में क्या था, फ्रेंच के लोग ज़्यादा थे, तो कंडीशन और बेकार थी वहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए अकोमोडेशन हुए, मतलब चेंजेस हुए जो गवर्नमेंट ने किए 1970 से लेकर 1969 तक, 1970 से 1993 तक। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार चेंज हुआ। अब क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जितने फ्रेंच स्पीकर हैं और जितने डच स्पीकर हैं, उनके जो मिनिस्टर है वो बराबर कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कुछ ऐसे जो कोई स्पेशल लॉ होगा, अगर उससे पास होना है तो दोनों ग्रुप की सहमति चाहिए होगी। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जुड़ी हुई नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और जो ब्रुसेल जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें एक अलग गवर्नमेंट बनेगी जिसमें दोनों कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बराबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए एक कम्युनिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिससे जो वो अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए कार्य कर सकें। ओके, देन ब्रुसेल वाज चूजन फॉर हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो ब्रुसेल है उसे हेड क्वार्टर चुना गया यूरोपियन यूनियन का, जिस वजह से ये जो चेंजेस हुए हैं ना अभी तक, उस वजह से ब्रुसेल को कैपिटल चुना गया। कैपिटल नहीं मतलब हेड क्वार्टर चुना गया यूरोपियन यूनियन का। अब देखो इन्होंने पावर शेयरिंग कर दी, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, सत्ता की साझेदारी कर दी। तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन श्रीलंका क्या करता है देखते हैं। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है जो कि साउदर्न कोस्ट में, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट में ना, तमिलनाडु के नीचे। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है और इसकी कैपिटल है कोलंबो। इसकी इतनी कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसमें कैसे लोग धर्म के नाम पे बटे हुए हैं लोग। इसमें 74% जो लोग हैं वो शिनाला स्पीकर है, शिनाला लैंग्वेज को बोलते हैं और वो धर्म से बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग इस तमिल स्पीकर हैं, जिसके अंदर हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तमिल नेटिव फ्रॉम श्रीलंका, कुछ तमिल जो है वो नेटिव फ्रॉम श्रीलंका है, मतलब वो शुरू से ही श्रीलंका में रह रहे हैं। और कुछ है इंडियन तमिल, जो कुछ सालों पहले श्रीलंका में आए थे इंडिया से, वो है इंडियन तमिल। अब आते हैं 7% जो बची हुई पॉपुलेशन है, वो शिनाला भी और तमिल स्पीकर भी है, वो जो कि है क्रिश्चियन, धर्म से क्रिश्चियन है। अब मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो शिनाला स्पीकर है वो ज़्यादा है, तो उनको सपोर्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट। 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार शिनाला जो लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया कि भाई शिनाला लैंग्वेज अब से ऑफिशियल लैंग्वेज है। द गवर्नमेंट फॉरवर्ड पॉलिसी दैट फेवर शिनाला एस्पिरेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिशन।
जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी जो शिनाला लोग थे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देती थी और एडमिशन में छूट देती थी। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कहता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि हमें ना शिनाला को प्रमोट करना है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है और बुद्धिज़्म को बढ़ावा देना है, ये कहता था। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, किसको कर रही है सपोर्ट? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है शिनाला को, उनकी लैंग्वेज और रिलीजन को प्रमोट कर रही है। तो तुम्हारे तमिल स्पीकर को क्या होगा भाई? जो तमिल स्पीकर उन्हें क्या लगेगा कि देखो हमारे बारे में कुछ सोचती नहीं है, इन्हें हमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें हमसे। उन्हें तो दे फेट दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स एंड सच एज राइट टू इक्वलिटी। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, उनको हमें हमारे मौलिक अधिकार दे ही नहीं रही, हमें राइट टू इक्वलिटी नहीं, हमें बराबरी का अधिकार ही नहीं है भाई साहब। सो तमिल स्पीकर ने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब और पार्टीज बनाने लग गए। डिमांड ऑफ तमिल स्पीकर, उनकी डिमांड क्या थी भाई? तमिल लैंग्वेज आर सो डिग्रेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है भाई, तुम शिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर रहे हो, कर दो। हमारी लैंग्वेज को भी हमारी तमिल लैंग्वेज को भी कर दो तुम ऑफिशियल लैंग्वेज। और क्या, हमारे सेपरेट गवर्नमेंट बना दो किसी एक रीजन में। ठीक है, तमिल स्पीकर शुड आल्सो, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो भाई, हम भी तो इंसान ही, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जैसे तुम शिनाला को दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा चले जाए यहाँ से, हम इग्नोर कर रहे हैं तुझे। जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर कर देती है वैसे ही गवर्नमेंट ने भी इग्नोर कर दिया, सीधी सी बात। जाओ यहाँ से भाई, भाग जाओ, हट। ओके, अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम मत दो ऑफिशियल लैंग्वेज, मत करो ना हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, एक काम करो हम एक सेपरेट कंट्री दे दो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ना एक पार्ट दे दो हमें, वहाँ पे अपनी अलग ही कंट्री बना लेंगे, तुम रहो खुशी से। गवर्नमेंट ने कहा हम ये भी नहीं कर रहे, जाओ तुम्हें जो करना है वो कर रहे हो। जिस वजह से क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिस वजह से सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर होने के कारण पूरी जो कंट्री थी उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो इकोनॉमिक लाइफ थी, आर्थिक अवस्था पूरी ख़राब हो गई और लोगों को दुखों का सामना करना पड़ा। तो ये दो स्टोरी से आपको ये पता लगता है कि अगर पावर शेयर किया जाए तो देश का विकास होता है, ठीक है, और ना किया जाए तो देश का विनाश होता है। दैट्स इट। वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। अब पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है भाई? इसके दो रीज़न हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न है, एक मोरल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है क्योंकि इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता दो ग्रुप के बीच में। देख लिया आपने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने अभी तक दो कंट्री के, यही पता लगा इससे तो कि पावर शेयरिंग करेंगे तो दो पक्षों के बीच में विवाद नहीं होगा। और मोरल रीज़न ये होता है कि जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है वहाँ पे डेमोक्रेसी रहती है, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की आत्मा है, स्पिरिट है। अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितनी प्रकार की होती है? फर्स्ट होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें जो पावर होती है वो हॉरिजॉन्टली बांटी जाती है। मतलब तीनों जो वो होते हैं, तीनों जो वो क्या भाई, मतलब तीनों जो वो होती कीज़ होती है गवर्नमेंट की, जो पिलर होते हैं तीनों, उनमें बराबर पावर होती है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों काम आपको पता ही है, बाकी आगे आने वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल। ये सेम लेवल पे स्टैंड होते हैं, सेम लेवल पे ही रहते हैं, और उनकी जो पावर होती है ये अलग अलग इनकी पावर होती है तीनों की। इनका काम होता है लॉ बनाने का, इनका होता है कानून को, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। जुडिशरी का काम ये होता है कि कानून सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखने का, ठीक है। ये भी काम करते कि ये देखते कि कोई सा जो लेवल है वो को अनलिमिटेड पावर तो नहीं दे रहा भाई, ऐसा तो नहीं कोई ऐसा लेवल है जो ज़्यादा पावर लेके बैठा है कि नहीं भाई सब तो मैं यूँ करता था सबका, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसिंग। जो ये अरेंजमेंट है, जो ये व्यवस्था है, इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में नज़र रखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। ओके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या होता है भैया, इसमें फ्यूडल सिस्टम, मतलब फेडरलिज्म आने वाला चैप्टर है आपका। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो वर्टिकली डिवाइड होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ऐसे। उसके बाद पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को बांटना। पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप सच एज द रिलीजनल ग्रुप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। आपने कहा ना कि लिंग्विस्टिक ग्रुप था वो कौन सा, फ्रेंच और डच वाला, उसके बीच में पावर बांटी गई थी वो ये, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए जो महिलाएं हैं और जो
वीकर सेक्शन है, SC ST जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, कॉम्पिटिशन अमॉन्ग पार्टीज इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो कॉम्पिटिशन है पार्टीज़ के बीच में वो ये बताता है कि पावर किसी की नहीं है भाई, एक किसी के हाथ में टिकती नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारा जो पावर है जो हमारी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बांटी जाती है, ठीक है। जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गई, तो सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो गया ये कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल। और आपने वो सुना होगा ना कि स्टूडेंट यूनियन होती है कि हमें लग रहा है कि हमारे पास पावर है, अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये पावर शेयरिंग। यहाँ पे आपके ये तीनों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ख़त्म होती हैं। देन हम आते हैं फेडरलिज्म में। अब तो फेडरलिज्म क्या होता है भाई? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ही फेडरलिज्म है। ओके, अब फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? ईच लेवल गवर्नमेंट में है इट्स ओन पावर। जो अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट के उसके पास अपनी खुद की पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर। इसका एग्जांपल हो गया इंडिया और USA। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है। ये सिस्टम देखा जाता है फ्रांस में और इंग्लैंड में। अब फेडरलिज्म की फ़ीचर क्या है? इसमें दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होने चाहिए, ठीक है। जो एक लेवल है डिफरेंट लेवल, वो एक ही सिटीज़न को गवर्न करेगा लेकिन उसका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होगा वो अलग होगा। मतलब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो दिल्ली के लोगों को गवर्न करेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा की सरकार है वो भी दिल्ली के लोगों को गवर्न करेगी। मतलब उनके ऊपर नियम कानून बनाएगी, उनके लिए भलाई करेगी, ये सब करेगी, मतलब गवर्न करेगी उन्हें, ठीक है। लेकिन उनका जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली के लोगों को ही कर सकती है ना, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लोगों को गवर्न कर सकती है। तो ये है, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट, जो इनका ज्यूरिडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो जो इनका ज्यूरिडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है और ये चेंज नहीं हो सकता किसी एक लेवल के द्वारा। अगर ये चेंज करना है तो दोनों लेवल की सहमति चाहिए होगी। और जो जुडिशरी है वो एक अंपायर का रोल प्ले करता है अगर इनके दो पक्षों की गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद होता है तो। इनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो इनके पास पैसा इनके पास आएगा गवर्नमेंट के पास देश की भलाई करने के लिए, वो भी इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में लिखा जाता है। फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम है उसके दो काम होते हैं, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना और देश की यूनिटी को प्रमोट करना। और जो धर्म के नाम पे जो लोग अलग अलग हो रखे हैं उनको अकोमोडेट करना, उनको जोड़ के रखना। टाइप ऑफ फेडरेशन, दो तरह की फेडरेशन होती है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? अलग अलग स्टेट साथ में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं और जो अलग अलग स्टेट जो होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है। पावर इनके और जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बराबर बटी होती है, जैसे कि USA और स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? एक बड़ी कंट्री अपनी पावर डिवाइड कर देती है अपने छोटे छोटे स्टेट्स में। इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है और जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अनइक्वल बटी हुई होती है, मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया और स्पेन और बेल्जियम जिसके एग्जाम्पल है। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया को कौन सी ऐसी चीज़ है जो फेडरल कंट्री बनाता है इंडिया को? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसके 3 टायर हैं और ये अपने जुरिडिक्शन को एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाती है कि भाई अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट के और इनके लिए लिस्ट जारी की जाती है। इनके काम के अनुसार इनको लिस्ट पकड़ाई जाती है कि भाई ये देखो ये लिस्ट है तो तुम काम करोगे, ये लिस्ट है तो तुम काम करोगे और ये लिस्ट है तो तुम काम करोगे।
यूनियन लिस्ट किसके लिए होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है। इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मनी जैसे मुद्दे आते हैं। स्टेट के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। इसके अंदर ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन जैसे मुद्दे आते हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर आते हैं कॉमन इंटरेस्ट से जुड़े हुए मुद्दे, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट्री, मैरिज, अडॉप्शन, सर्जिएशन। इसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जो सब्जेक्ट इनमें नहीं आए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं आई थी, तो उन सब्जेक्ट्स को रेजिडरी सब्जेक्ट कहते हैं और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। जैसे कि साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर कैफ़े, सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर। ऑल स्टेट इन इंडिया यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। किसी स्टेट इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर कोई स्टेट, उसके पास खुद की कोई ऐसी पहचान तो नहीं है, आइडेंटिकल पावर कोई ऐसी नहीं है। लेकिन सब स्टेट है जिनके पास कुछ स्पेशल स्टेटस है भाई। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, इनके पास क्या स्पेशल पावर है भाई? इनके पास स्पेशल पावर है आर्टिकल 371 को के तहत, जो कि कहती है लैंड राइट्स एंड कल्चर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। जो लैंड राइट्स है, ज़मीन के जो अधिकार है, और जो कल्चर राइट्स है, वो इंडिजिनस पीपल, यहाँ के लोगों के प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जिसके वजह से हम लोग यहाँ इन जगह पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते या घर नहीं खरीद सकते। यूनियन टेरिटरी, और भाई यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है? यूनियन टेरिटरी को इससे बनाया जाता है क्योंकि ना तो ये इतने बड़े हैं कि इन्हें स्टेट बना दिया जाए, और ना ही इतने छोटे हैं जो इन्हें किसी स्टेट में जोड़ दिया जाए, इसलिए हम यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। द टेरिटरी डू नॉट हैव पावर लाइक स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट पावर इन दैट एरिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावर होती है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है यूनियन टेरिटरी के अंदर, स्पेशल पावर होती है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर चेंज दे के आना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि नहीं भाई हमें यूनियन टेरिटरी में तुम पावर दो, तो क्या करना चाहिए? अगर दो तिहाई अपर हाउस और लोअर हाउस के मेंबर अप्रूवर दे दें और 14 स्टेट लेजिस्लेचर भी अप्रूवर दे दें, तो चेंजेस लाए जा सकते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता तो जुडिशरी बैठेगी सॉल्व करने के लिए। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाते हैं। स्टेट्स बताने क्या होते हैं? स्टेट्स के बेसिस में स्टेट को डिवाइड किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे कि हरियाणा स्टेट बना दिया, वहाँ पे कौन रहेंगे? हरियाणवी रहेंगे। राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे। ऐसे स्टेट बनाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं, एक तो उनके बीच में यूनिटी बने रहे, और उनका जो रूलर है, जो उनका नेता है, वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, अच्छे से अपने स्टेट को चला पाए और उनके लिए काम कर पाए। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देती ही नहीं है। हम कहते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं भाई, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? हमारे यहाँ पे 40% लोग हिंदी बोलते हैं और 60% लोग 21 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसे हैं या कैसे बनेंगे वो देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद एक ही बार हुआ, इंडिपेंडेंस में देखो पहले तो क्या होता था, मेजोरिटी मिल जाती थी और अपनी सरकार बना लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। 1990 में क्या हुआ, क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को मिली ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी 1990 में पहली बार, क्योंकि किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं थी लोकसभा में। अब सारे पार्टी ने मिलकर एक कोalition की गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई सेंट्रल लेवल के अंदर, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन अच्छे हुए। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया तो स्टेट गवर्नमेंट में कहेगी भाई हम तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, हम जा रहे हैं, और जैसी वो जाएंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी और वो सत्ता से हट जाएंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसमें क्या किया गया, पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को देना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है।
अब ये नीड क्या है भाई डिसेंट्रलाइजेशन की, क्यों करें हम, लोकल गवर्नमेंट बनाए ही क्यों, क्या नीड है? बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल एरिया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ही पता है कि क्या चल रहा है। भाई तुम्हें ही तो पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, किसी बाहर वाले को थोड़ी पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता लग जाए कि दूर गाँव में क्या चल रहा है? इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, ताकि लोकल गवर्नमेंट को के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लोकल लोगों का भला किया जा सके, गांव के लोगों का भला किया जा सके। 1900 क्या है ये सॉरी 1992 में क्या किया गया, इसके खिलाफ कुछ स्टेप लिए गए। क्या स्टेप लिए गए इसको बढ़ावा देने के लिए? एक तो कह दिया कि भाई इलेक्शन रेगुलर होंगे लोकल लेवल में, ये नहीं कि कभी कर रहे हो कभी इलेक्शन नहीं कर रहे, इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। सीट दी गई, सीट को रिज़र्व किया गया किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST OBC के लिए सीट को रिज़र्व किया गया। 1/3 सीट को रिज़र्व किया गया वुमेंस के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है, औरतों के लिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्टेट बनाई गई, इलेक्शन कमीशन बनाई गई, इलेक्शन कमीशन बनाएगी, ताकि जो पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन है वो हो सके। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बोला भैया इनके साथ में ज़रा अपना रेवेन्यू और पावर को शेयर करो, ताकि इनका विकास हो सके भैया। द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ये थर्ड टायर बनाया गया, इससे जो गवर्नमेंट है हमारी वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन गई। अब दो तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है, एक तो रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। पहले आती ग्राम पंचायत, फिर आती पंचायती समिति, उसके बाद जिला परिषद। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, गांव के लेवल पे। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है और जिला परिषद का जिला परिषद हेड पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी दो प्रकार की होती है, सिटीज़ में अलग होती है और टाउन में अलग होती है। सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है जिसका हेड मेयर होता है, ठीक है, और टाउन में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, इसका हेड म्यूनसिपैलिटी चेयरपर्सन होता है। जो स्टेप लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, उससे क्या क्या अच्छे डिसीजन आए, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ हमें? जो लोकल लोग थे उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है वो डेमोक्रेसी में पहुंच सकी। जो वुमेन थी उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला गया, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला किसके अंदर भैया? गवर्नमेंट के अंदर। उन्हें सरकार में आने का मौका मिला, वो मेंबर बनी सरकार की, नेता वेता बनी, ठीक है। 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत, 36 लाख लोग पंचायत में मेंबर बने, पंचायत के मेंबर बने, ठीक है। गवर्नमेंट बिकम मोर डीपर, जो गवर्नमेंट थी वो और डीपर हो गई और गहरी हो गई। अब आते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखो जेंडर डिवीज़न और सेक्सुअल डिवीज़न में बहुत अंतर है। जेंडर डिवीज़न जो है वो लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या कहते हैं कि लड़के हो तो भाई तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लड़की हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है, भाई रोते हैं भाई, हम क्या बताएं, कोई पूछे तो सही, बस यही बात है, चलो छोड़ो। और सेक्सुअल डिवीज़न मतलब सेक्सुअल डिवीज़न कि जो बायोलॉजिकल हम कैसे अलग हैं, वो तो पता ही है आपको कि मेल और फीमेल कैसे अलग है, ठीक है, डिटेल में नहीं आएंगे, ठीक है। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है? अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड टाउन इज ईदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्पर। इसमें ये कहते हैं कि जो घर के अंदर के काम है, जो घर के काम है वो औरतें करेंगी और बाहर के काम मर्द करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर घर के काम करने के लिए तनख्वाह मिले, घर पे जैसे कि जो औरतें होती है वो खाना बनाती है, अगर बाहर आदमी को खाना बनाने के पैसे मिले तो काम कर लेगा, लेकिन घर के काम नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के खिलाफ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जो 54% लिटरेसी रेट है वुमेन का और 76 है मैन का। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई लड़कियों को पढ़ाया नहीं आता, उनको तो 12वीं के बाद ब्याह करवा दिया जाता है। 12वीं होगी लड़की की, ब्याह करवा दो उसका, नहीं पढ़ना भाई आगे, ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट कम है। वुमेन वर पेड लेस देन मैन फॉर सेम जॉब, तो वुमेन है उन्हें कम पैसे मिलते हैं सेम काम के लिए जो मैन करते हैं। इसके लिए क्या किया गया? इक्वल रिम्यूनरेशन नाम का एक एक्ट लाया गया 1976 में,
जो कहता है एक्ट प्रेफर दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ प्रैक्टिस, गर्ल और बॉय के बीच में कोई भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब गर्ल और बॉय के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड, माँ बाप को क्या चाहिए, लड़का, क्योंकि लड़का चाहिए भाई, लड़का चाहिए तो क्या होगा, सेक्स रेशियो इम्बैलेंस होगा, सबको लड़का चाहिए, लड़की किसी को चाहिए नहीं है, तो लड़के क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, लड़की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, लोग क्या होंगे, सिंगल मरेंगे। जोक्स अपार्ट, मतलब सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हार्शमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कई केसेस आते हैं वुमेन के खिलाफ, उनके ऊपर हार्शमेंट किया जाता है, मानहानि। अभी एक केस आया था, पता ही आपको कि कोलकाता डॉक्टर का एक केस था, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या ही कह सकते हैं भाई, चलो छोड़ो। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी लो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्हें रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है। एक तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या मतलब है, आर थोस इन विच थोस पीपल कंसिस्ट दैट थिंक दैट वुमेन आल्सो गेट इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में वो लोग होते हैं जिनका मानना ये होता है कि जो वुमेन है उन्हें सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें भी हक है भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसके चैलेंजेस क्या है। इन इंडिया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन रजिस्ट्रेशन हैज़ वेरी लो, रजिस्ट्रेशन के अंदर वुमेन का प्रेजेंटेशन बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लोकसभा के अंदर 14.36% है 2019 के अंदर, और स्टेट असेंबली में 5% है। इंडिया ऑलमोस्ट द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन विच वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। वुमेन का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होने के मामले में जो इंडिया है वो बहुत नीचे आता है बाकी देशों के मुकाबले, और जो कैबिनेट है उसमें सब मर्द ही मर्द भरे पड़े हैं, औरतें तो बहुत कम है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि 1/3 सीट पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन को दी जाए। मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेड इन रूरल एंड अर्बन एरिया लोकल बॉडीज़, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन मिला है उन्हें 1/3 सीट देने के वजह से। स्टेट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी डिमांडिंग आ सिमिलर रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड इट्स स्टेट असेंबली। उसी तरह स्टेट असेंबली में भी और लोकसभा में भी उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका ये मानना है। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या कहती है, ये इंश्योर करती है सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ये बिल ये कहती है कि जो वुमेन है उनके लिए लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे सीट को रिजर्व करो भैया, ठीक है। रीज़न, सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल जेंडर। जो सामाजिक बंटवारा है रिलीजन का वो जेंडर की तरह नहीं है भाई, रिलीजन का अलग ही संबंध है। रिलीजन माने क्या होता है, धर्म। अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या है धर्म और पॉलिटिक्स के बीच में, राजनीति और धर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। गांधी जी कहते हैं रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। गांधी जी का ये मानना है कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन से कभी अलग हुआ ही नहीं है, हमें पॉलिटिक्स को धर्म के द्वारा गाइड करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप आर्ग्यू दैट मोस्ट ऑफ विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट्स आर फ्रॉम minorities एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट देम। कुछ रीजनल ग्रुप ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, कुछ ऐसे धर्म के लोग जो संख्या जिनकी कम है, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। वुमेन मूवमेंट आर्ग्यू दैट द फैमिली लॉ और रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, सो गवर्नमेंट शुड चेंज द लॉ इन टू मेक देम इक्विटेबल। कुछ फैमिली लॉ ऐसे हैं जो धर्म के द्वारा कुछ लॉ ऐसे बनाए गए जो वुमेन के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से वुमेन के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का लॉ था, तलाक 3 बार बोल दिया
तो क्या होगा, तलाक हो जाएगा। इसको गवर्नमेंट ने हटाया क्योंकि ये जो लॉ था वो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, उनके साथ भेदभाव कर रहा था। इस रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, क्या जो रिलेशनशिप है रिलीजन और पॉलिटिक्स का वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? देखते हैं। आइडियंस बॉर्डर वैल्यू ड्रोन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। कुछ आइडियाज़ और जो मोरल वैल्यूज़ है वो रिलीजन से निकलते हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए अच्छे हैं। Those who hold politics power must regulate the practice of religion to prevent discrimination and oppression. जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उनको ये सब प्रैक्टिसेस, धर्म के नाम पे भेदभाव बंद करना चाहिए। यानी कि धर्म के नाम पे भेदभाव करने में लगे हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी कह रहे करो करो भाई, हमें तो वोट से मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल्स एक्ट्स एज नॉट रॉन्ग एज दे ट्रीट एज और रिलीजन इक्वली। पॉलिटिक्स को सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म क्या है? नेशन इज़ बेसिस ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन। कोई एक ऐसा नेशन बनाना जो कि किसी एक धर्म के वजह से बना हो, जो एक ऐसा रीजन बनाना जहाँ पे एक धर्म के लोग हो, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहाँ पे एक धर्म के लोग हो, उसे ही कम्युनिज्म कहते हैं। जैसे ये पाकिस्तान। कम्युनल पार्टीज़ when any political parties favor particular religion against another। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देती है, उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है, तो उस पार्टी को कहते हैं कम्युनल पार्टीज़। ठीक है। कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनिज्म बहुत सारा रूप धारण करता है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत सारे फॉर्म है इसकी। Most common expression of communism, everybody believes that it involves feeling of superiority of one religion over the other religion। ये मानना कि जो मेरा धर्म है वो किसी दूसरे के धर्म से बड़ा है, ये भी लोगों के मन में विचार होता है, जिसके वजह से वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। A communal mindset often lead to quest for political dominance of one and एक कम्युनल माइंडसेट होना कि भाई हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हमारे धर्म के आगे कुछ नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी दंगे फसाद होते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेंस करेगी, जो ज़्यादा लोग हैं वो तो डोमिनेंस करेंगे, दूसरे को जो ग्रुप के लोग हैं दबा के रखेंगे। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाएगी कि नहीं भाई हम तो अलग हो रहे हैं, हमें तो अलग चाहिए सब कुछ। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजन वंस इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो सरकार, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो धर्म के नाम पे जब बात करती है कि नहीं इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो इसी के फ़ायदे की बात करते हैं, ये होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मोस्ट अग्री फॉर्म, ये सबसे बेकार फॉर्म है कम्युनिज्म की। और सबसे इससे भी बेकार फॉर्म होती है मैसेकर्स और वायलेंस। मकसद नहीं भूलना भाईजान, जो दंगे फसाद हो जाते हैं ना, वो सबसे बेकार फॉर्म होती है कम्युनिज्म में। धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं। सेकुलरिज्म और सेकुलर स्टेट। सेकुलरिज्म क्या होता है? इट रिफर द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है और जो धर्म है वो सेपरेट है भाई। गवर्नमेंट धर्म के मुद्दों पे इंटरफेयर नहीं करेगी। वो जब इंटरफेयर करेगी धर्म के मुद्दों पे, जब सिटीज़न के राइट्स खतरे में होंगे। इट शुड नीदर इनकरेज और डिस्करेज द फॉलो रीजन। गवर्नमेंट का तो ये मानना है मैं जिस रीज़न को फॉलो करना है उसको फॉलो करो, हम उसमें तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, जो मर्जी वो करो, लेकिन किसी के राइट्स के ऊपर मत आना भैया, वरना हम नहीं छोड़ने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न विच मेक इंडिया ए सेकुलर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाता है? हमारी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई हमारा एक ऑफिशियल धर्म हमारा कोई है नहीं कि ये हमारा इंडिया का पूरे इंडिया का एक ही धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड और इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रीजन और नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये मानना है भाई तुम्हें फॉलो करना कोई रीजन तो करो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। और ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन करता है, हिंदू मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता बिल्कुल भी, हमारे सभी बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रीजनल कम्युनिटी। समानता प्रोवाइड करता है
इक्वलिटी देता है दोनों रिलीजन के बीच में, जितने भी रिलीजन है सबके बीच में। सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन, दैट आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिटी। सेकुलरिज्म किसी एक पार्टिकुलर बंदे का या किसी कम्युनिटी का आइडिया नहीं है, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी बुनियाद है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। कास्ट इक्वलिटी, कास्ट सिस्टम इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल डिवीजन दैट पास फ्रॉम फाउंडेशन। कास्ट के मुद्दे तो बहुत है भाई। कास्ट इक्वलिटी मतलब कास्ट के बेस में, जाति के बेस में भेदभाव होना। ये तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता ही रहता है कि तुम ये इस कास्ट का तो तुम्हारा ये काम है, उस कास्ट का तो ये काम है। मेंबर ऑफ सेफ आर सपोज टू फॉर्म अस, ये कहते हैं ना कि जो सेम कास्ट के लोग हैं वही आपस में शादी करेंगे, डिफरेंट कास्ट के लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। यही सीन है भाई बस। कास्ट इक्वलिटी है, इस कास्ट का तो हम तुम्हें जानते नहीं, हमारे नीचे झुक के रहना पड़ेगा, ये होता है। गांव में ये सब अभी भी होता है भाई, गांव में तो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम, कौन से फैक्टर है जो कास्ट सिस्टम को तोड़ रहे हैं? सोशल रिफॉर्म, गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर ने इस सब चीज़ों में काम किया कि सामाजिक रूप पे हम इस चीज़ों को हटा दें, इनइक्वालिटी को हटा दें, सभी लोग बराबर हो पाए। सोशल रिफॉर्म लेके आए वो। सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस, अब लोगों के पास एजुकेशन जाएगी, लोग नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, तो वो समझेंगे, जब उनके पास एजुकेशन होगी ना लोगों के पास, तो वो समझेंगे कि भाई ये सब चीज़ें बेकार की है, सब लोग हम इंसान ही तो हैं, एक ही मिट्टी से तो बने, सबके पास एक ही तो खून है, क्या जाति के नाम पे भेदभाव करना एक दूसरे से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया कि अगर तुम कास्ट पे बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो तुम्हें सज़ा होगी। इन सब चीज़ों के द्वारा कास्ट इनइक्वालिटी को हटाया गया। कास्ट इन पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट यूज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कास्ट को कैसे यूज़ किया जाता है? पार्टीज नॉमिनेट ए कैंडिडेट विच बिलोंग टू द कास्ट ऑफ मेजोरिटी इन रीजन, पार्टीज उस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जो उस रीजन की जो कास्ट है उसका मेजोरिटी है, मतलब उस जाति के बंदे को खड़ा कर देगी। जैसे कि एक रीज़न है, एक एरिया है जहाँ पे एक जाति है, जहाँ पे उस जाति के लोग बहुत सारे हैं, और वो क्या करेगी, उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देगी ताकि उसे वोट मिल सके। पार्टीज एंड कैंडिडेट अप्लाई टू कास्ट सेंटीमीटर टू गेन सपोर्ट, इससे क्या होगा, उसे सपोर्ट मिलेगा और वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा ईजी नहीं है भाई इतना, क्योंकि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी एक ही बंदे, कोई एक ही कास्ट के लोग थोड़े होंगे, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, और ये ज़रूरी है कि एक ही कास्ट के बंदे को उसकी कास्ट के सारे बंदे वोट दे दे। सबका अलग अलग माइंडसेट है, हम तो ना दे रहे से वोट, और बता, ऐसा भी तो होता है ना। ये थोड़ी है कि सारे कास्ट के लोगों को अपनी कास्ट का ही बंदा पसंद होगा, कोई बाहर की कास्ट का भी तो नेता पसंद आ सकता है क्योंकि उसने अच्छा काम किया हो। और ये भी है कि MP and MLA of loses election in our country, this could not be happen if our caste frozen in political presence. MPs और MLAs loses election in own countries, this should, वैसा भी होता है जो MP और MLA सेलेक्ट होके गए हैं पार्लियामेंट में बैठ के, अब ऐसा नहीं कर सकते कि वो बैठ गए वहाँ पे आके मेरी पार्टी बदल नहीं सकते भैया जी, ठीक है। हाउ पॉलिटिक्स यूज टू बेनिफिट कास्ट, पॉलिटिक्स को कैसे यूज़ किया जा सके कि हाउ पॉलिटिक्स यूज टू बेनिफिट कास्ट, पॉलिटिक्स कैसे यूज़ करता है कास्ट के बेनिफिट्स, हाउ पॉलिटिक्स यूज टू बेनिफिट कास्ट, ठीक है। इस टॉपिक को देखते हैं। Each caste group tried to become bigger by incorporating neighbors caste which are easily excluded from it. Each caste group, हर caste group अपने आप को बड़ा से बड़ा बनाना चाहता है दूसरी कास्ट के लोगों को जोड़कर या उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको हटाकर। Various caste group enter into the conversation with other castes, thus enter into dialogue and negotiation. वही तो बताया मैंने, उनको कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ जुड़कर अपने आप को बड़ा करना चाहता है। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप कम इन पॉलिटिकल अरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्लास, कुछ नए कास्ट ग्रुप ही बन गए अब तो, कुछ बैकवर्ड क्लास हो गई, कुछ फॉरवर्ड क्लास हो गई। कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स, कास्ट के दो रोल है, एक तो पॉजिटिव रोल है, एक नेगेटिव रोल है।
डिसएडवांटेज कम्युनिटीज गेट द शेयर ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। कुछ ऐसे ग्रुप जो जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन्हें कास्ट के वजह से पावर उनके बीच में बढ़ जाती है, उन्हें रिजर्वेशन वगैरह मिलने लग जाती है। SC ST को लोगों को मिलती नहीं है रिजर्वेशन, वही हो गया। नेगेटिव क्या है? ओनली हम कास्ट की आइडेंटिटी के बारे में बात करने लगे थे कि कास्ट करते रहते हैं और किसी मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। पीपल फ्रॉम दलित एंड OBC गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। जो दलित है और OBC कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा से अच्छा डिसीजन मेकिंग किया जाता है, अच्छे से अच्छा कानून, अच्छे से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है। इट हेल्प टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट, जिसकी वजह से किसी पार्टिकुलर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन। कास्ट करते रहते तो पॉवर्टी, गरीबी और डेवलपमेंट जो जैसे इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात ही नहीं करता कोई, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपके 3 चैप्टर ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके बचे हुए 2 चैप्टर, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लास्ट चैप्टर का नाम क्या है आपके? बताओ बताओ बताओ। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। स्टार्ट करें या ब्रेक चाहिए? चलो 30 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लो ना आप 30 सेकंड के, उसके बाद स्टार्ट कर देना। मैं स्टार्ट करूं? ठीक है। अब है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्स्टेंट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप होती है लोगों का जो एक साथ आके इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन होता है? इलेक्शन को लड़ना उनका फंक्शन होता है। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूजन फ्रॉम दैम। सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिसीज़ को फॉरवर्ड करती हैं। मतलब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं अपनी पॉलिसीज़ दिखाते हैं कि ये हम ये काम करेंगे तुम्हारे लिए, हमें वोट देना। ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मेजर रोल प्ले करती है, एक मुख्य रोल प्ले करती है कानून को बनाने का कंट्री के अंदर, और पार्टीज ही होती है जो गवर्नमेंट को बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है। ठीक है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? हमारे पास कितनी पार्टीज है भाई? देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टीज। 3 तरह की पार्टीज होती है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम में नाम से पता लग रहा है 1 पार्टी होती है, एक ही पार्टी इलेक्शन को लड़ती है, एक ही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और एक ही पार्टी देश चलाती है। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारी पार्टीज होती हैं जिनके बीच में इलेक्शन होता है और उनमें से कोई एक पार्टी को जीतती है और वो अपनी सरकार बनाती है और देश को चलाती है। अब पढ़ते इलेक्शन कमीशन क्या होती है। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अगर किसी को अपनी पार्टी बनानी है तो उसे इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी पार्टी का नाम रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो इलेक्शन कमीशन होगी उसे उसका कोई साइन दे देगी। जैसे कि भाजपा का कमल है ना, और आपका झाड़ू, वैसे द कमीशन ट्रीट एवरी पार्टी एज इक्वल टू द अदर। जो कमीशन है वो सारी पार्टी को इक्वल ट्रीट करती है, लेकिन ये कुछ पार्टीज़ को स्पेशल फैसिलिटीज़ देती है जो कि बड़ी होती है। दे आर गिवन एन यूनिक सिंबल, ये इन्हें सिंबल देती है जो उनकी पार्टी के बारे में बताता है। अब स्टेट पार्टी क्या होती है? अ पार्टी दैट्स इक्वल एट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन। एक ऐसी पार्टी जो 6% वोट ले रहे लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का 6% वोट ले रहे और 2 सीट जीत जाए, उस पार्टी को हम स्टेट पार्टी कहते हैं। अब नेशनल पार्टी क्या होती है? एक ऐसी पार्टी जो 6% वोट ले रहे लोकसभा के इलेक्शन का, और या तो 6% वोट रहे लोकसभा के इलेक्शन का, या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एट 4 सीट, या तो 4 स्टेट की
4 सीट जीत जाए लोकसभा के अंदर, चाहे स्टेट के इलेक्शन में 4 सीट जीत जाए लोकसभा के अंदर, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भाई बहुत पॉपुलर पार्टी है, बहुत पहले से चल रही है, हमारे जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है पार्टी, ठीक है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। कब फाउंड हुई थी? 1885 में। ये एक प्ले अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। बहुत सालों तक इसने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया और इंडिया के इंडिपेंडेंस में इसने बहुत ही मुख्य किरदार प्ले किया था। इसके जो फाउंडेड हुई थी, सॉरी वो तो ख़त्म हो गई, इंडियन नेशनल ख़त्म हो गई। अब आती है भारतीय जनता पार्टी, जो भी रूल कर रही है हमारे इंडिया में। ये 1980 में बनी थी, जिसे भारतीय जना संघ ने बनाया था। कल्चर, नेशनलिज्म, हिंदुत्व, इसका इंडिविजुअल, ये हिंदुत्व पे ध्यान देती है और ये हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने पे फोकस करती है, इसका मुख्य काम है, ठीक है। वांटेड फॉर टेरिटरी एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ये सारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने रहती है कि सारी इंडिया की टेरिटरी हमारे पास हो, इंडिया के लोगों के पास हो, और जो जम्मू कश्मीर के बीच में इंटीग्रेशन है वो ना रहे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसे 1984 में बनाया गया था कांशी राम के द्वारा। ये क्या करती है? सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी रीजन। ये चाहती कि रिप्रेजेंटेशन मिले ओबीसीज को, दलित को, आदिवासीज को और रीजनल कम्युनिटीज़ को। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, इसे 1964 में बनाया गया था। इसको ये बिलीव करती थी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के ऊपर। ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और अपोज करती है इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, इसे 1925 में बनाया गया था। ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के ऊपर। उसके बाद NSP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे 1999 में बनाया गया था। ये जो पार्टी है वो कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी थी, ठीक है। ये एक्सेप्ट करती है, बढ़ावा देती है डेमोक्रेसी को और गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को। स्टेट पार्टीज अदर देन दिस 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द स्टेट। इन 6 पार्टी के अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जिन्हें स्टेट पार्टीज के नाम से जाना जाता है। अब चैलेंजेस क्या है भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, क्या क्या समस्या है देखते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। अब जो मुख्य लीडर होगा सारे काम तो उसी के चलेंगे, बस सारे कानून तो उसी के बनेंगे ना। अब मोदी जी ने जो कह दिया वो कह दिया, अब उनकी बात कौन सकता है, ठीक है। किसी और को बोलने का हक नहीं इतना जितना उनकी चलेगी। चैलेंजेस ऑफ डिस्टिंक्ट सक्सेशन, अब देख लो इंडियन नेशनल कांग्रेस को देख लो भाई तुम। सबसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी। मतलब क्या चल रहा था? वो चल रहा था नेपोटिज्म, कि भाई उसकी फैमिली के लोग आ रहे थे, सारे उन्हीं फैमिली के लोग आ रहे थे। तो एक तो ये दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टी में। और जिसके पास पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, वही अपनी पार्टी बना सकता है। हम पे पैसा ही नहीं तो पार्टी कैसे बना देंगे हम? ये बात होती है। मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है, लास्ट आपका मीनिंगफुल चॉइस हो जाता है। देन हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टी कैसे रिफॉर्म की जा सकती है, कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। रिसेंट एफर्ट एंड सजेशन इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। बताया था ना आपको कि एमपी और एमएलए वाला, कि एक एमपी और एमएलए अगर किसी एक पार्टी से जीता है, बाद में वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता भैया। ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। न्यू लॉ स्टेट दैट इफ एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी से कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए कि अगर एमएलए और एमपी अपनी सीट
को चेंज करता है, एक पार्टी से जीत गया है, सीट को पा दिया है और किसी और पार्टी में जाना चाहता है तो उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाए, वो अपनी सीट को हार जाएगा अगर वो किसी और पार्टी में जाना चाहेगा तो। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिससे जो पैसा और क्रिमिनल जो पैसा है उसको रिमेट कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा पैसा कोई यूज़ नहीं कर सकता अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है। और जो ऐसे लोग जो क्रिमिनल केसेस के बैकग्राउंड से हैं उनको पार्टी बनाने का हक ही नहीं होता। इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑर्डर देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइट देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने से पहले जो बंदा पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है उसको अपनी इनकम इलेक्शन कमीशन को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सम सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ रिफॉर्म जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होने चाहिए। लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे कुछ लॉ बनाने चाहिए जिससे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच का इंटरनल अफेयर्स अच्छे से चल सके। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट को 1/3 टिकट देने चाहिए। देयर शुड बी ए स्टेट फंडिंग ऑफ हिज इलेक्शन। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। ये कुछ तरीके जिनसे हमारी पार्टी रिफॉर्म्ड हो सकती है, बन सकती है। अब बढ़ते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। वाई डू वर्सेस डेमोक्रेसी आउटकम। क्या क्या मिलता है आउटकम डेमोक्रेसी से हमें और क्यों डेमोक्रेसी बेटर है किसी और गवर्नमेंट से। ये इक्वलिटी देती है सिटीज़न के बीच में, डिग्निटी देती है, सम्मान देती है और जो डिसीजन मेकिंग है जो निर्णय लेने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाती किसी दो पक्षों के बीच में और ये हमें ऑफ़र करती है कि हम इसकी गलतियों को सुधार सकें। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डिसीजन इन असेंबली और वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। हाँ भाई, ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका देश कैसे चल रहा है, उन्हें तो खुद से फ़र्क पड़ता है बस, ठीक है। जो उनका मन करता है वो करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो टाइम लेती है और सोचती है कि क्या डिसीज़न हमारे देश के लिए सही है क्या नहीं है। बिकॉज इट हैज़ टू फॉलो प्रोसीजर, डिसीजन में भी बहुत अपसेटेड टू पीपल एंड मोर इफेक्टिव। जो वो डिसीज़न ले रही है वो लोगों के द्वारा अपनाने चाहिए, लोगों उन डिसीजन को अपनाएं कि सरकार ने हाँ सही डिसीजन लिया है। A citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. Citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can. जो लोग हैं उसको सरकार के डिसीजन को देखने का, परखने का हक है और इसी को ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। Legitimate government in democracy government are elected through a regular, free and fair election. जो गवर्नमेंट है उसे फ्री और फेयर इलेक्शन से चुना जाता है। लॉ आर मेड फॉलोइंग पॉपुलर प्रोसीजर आफ्टर मच डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। जो कानून है वो लोगों की सहमति से ही बनाए जाते हैं। इफ़ पीपल फील द गवर्नमेंट हैज़ डन समथिंग विच गोस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल कैन चेंज इट इन द जुडिशरी। अगर लोगों को लगता है कि सरकार ने गलत कानून बनाए हैं तो वो कोर्ट में केस कर सकती है और सरकार अपनी गलती को सुधारेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 1950 से लेकर 2000 तक डिक्टेटरशिप। ये देखा जाता है कि जो 1950 से लेकर 2000 तक जो जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे राजा का शासन है, वहाँ पे इकोनॉमिकल रेट जो है वो हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है, ठीक है। लेकिन और भी फैक्टर है जो जिस पे इकोनॉमिकल ग्रोथ मैटर करती है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। हो ऐसा भी तो सकता है कि जो कोई दूसरी कंट्री उसका साइज़ कम है, उसकी पॉपुलेशन कम है, जिस वजह से वहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही हो। ग्लोबल सिचुएशन की, वहाँ पे की सिचुएशन कैसी है, दंगे फसाद तो नहीं होते वहाँ पे। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और कंट्रीज़ के साथ कैसा उनका संबंध है।
इकोनॉमिकल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसीज है जो कंट्री के द्वारा अडॉप्ट की जा रही है। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री विद द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, जो डिक्टेटरशिप जहाँ पे होती है वहाँ पे जो जो हमारी कंट्री होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट डिसीजन मेकिंग होती है। जो हमारा जो डिक्टेटर होता है वो जल्दी से जल्दी डिसीजन दे देता है, जिस वजह से जो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आता है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। कैसे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को घटाया जा सकता है। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है। सॉरी मजाक कर रहे, दोबारा सुनते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो डेमोक्रेसी होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बात नहीं करती। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या कहती है, पॉलिटिकल बराबर है ना, पैसों के मामले में सब बराबर थोड़ी है, अंबानी का और हम का पैसों के मामले बराबर थोड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे बराबर है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी हेल्प सिटीजन टू लीड अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ बाय अकोमोडेटिंग वेरियस सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी अलाउ करती है हमारे अपने सिटीज़न को, अपने नागरिकों की तुम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई डिवीज़न नहीं होगी। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न, डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी प्रमोट करती है डिग्निटी को और फ्रीडम को इंडिविजुअल की। डेमोक्रेसी एग्जामिन नेवर गेट्स ओवर, और डेमोक्रेसी ऑलवेज स्ट्रेविंग टुवर्ड अ बेटर गोल। जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से अच्छा सोचती है लोगों के बारे में, उनके अच्छा से अच्छा करने की सोचती है। पीपल कंसेंसी डिमांड मोर बेनिफिट इन अ डेमोक्रेसी, पेपर और डिमांड करते हैं और बेनिफिट्स इन, धीरे धीरे करके क्या होगा, जो डेमोक्रेसी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को मिलते रहेंगे और जो देश हमारा विकास करता रहेगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके इकोनॉमी की वन शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे सारे चैप्टर की। थैंक यू।